ऐसे वृक्ष जो कैनोपी को पेनेट्रेट करके उसको चीड़ फाड़ के ऊपर निकल जाते हैं उनको ओवर स्टोरी कहते हैं। ओवर स्टोरी के अधिकांश वृक्ष जो हैं वो 200 फीट के आसपास ही होते हैं, 200 फीट से भी ऊपर होते हैं। इसी ओवर स्टोरी में कौन रहते हैं? ओवर स्टोरी में जो जीव रहते हैं उसमें है आपके ईगल। यहाँ पे ईगल पाए जाते हैं, हार्पी ईगल बोलते हैं इनको, हार्पी ईगल, हार्पी ईगल। ठीक, हार्पी ईगल बोलते हैं। उसके अतिरिक्त हॉक्स पाए जाते हैं, हॉक्स बाज, हार्पी ईगल, हॉक्स और आउल पाए जाते हैं, यानी कि एक्सपेक्टेकल्ड आउल पाए जाते हैं यहाँ पे। ओवर स्टोरी के वृक्षों पे ये तीनों शिकारी पक्षी घात लगाए बैठे रहते हैं और नीचे कैनोपी के वृक्षों की जो शाखाएं हैं उनकी पत्तियों को देखते रहते हैं और इन पे रहने वाले जीवों पे नज़रें गड़ाए रखते हैं। यहाँ से ओवर स्टोरी के वृक्ष की से ये उड़ान भरते हैं और यहाँ जाते हैं। यहाँ पे रहने वाले चाहे वो बंदर हों चाहे वो स्लॉथ, एक यहाँ पे स्लॉथ भी पाया जाता है, स्लॉथ कैनोपी पे ही रहता है और बहुत ही धीमा, बहुत इसके एक्सप्रेशन बड़े स्लो होते हैं और बहुत अमेजिंग क्रिएचर है अमेजन रेन फॉरेस्ट का। ये क्या करते हैं, ईगल यहाँ से उड़ते हैं, हॉक्स उड़ते हैं, ये स्लॉथ्स को पकड़कर उड़ जाते हैं, इनका शिकार करते हैं और मंकीज का शिकार करते हैं, मकाऊ पक्षियों का शिकार करते हैं। ये ओवर स्टोरी पे ही निवास करते हैं और ओवर स्टोरी समाप्त हो जाती है और उसके बाद खुला आसमान तो है ही है। तो सबसे लास्ट, सबसे ऊपर की जो परत है, जो लेयर है, उसको ओवर स्टोरी बोलते हैं, ओवर स्टोरी बोलते हैं। इसके बाद ये चारों परतें हो गई। अमेजन क्या है कि अमेजन जो रेन फॉरेस्ट है ये अमेजन रिवर बेसिन है, अमेजन रिवर बेसिन है। अमेजन रेन फॉरेस्ट में जैसा मैंने बताया 390 बिलियन वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक भारी मात्रा में वर्षा होती रहती है, 250 से 300 सेंटीमीटर यहाँ वर्षा होती है। इतनी सारी वर्षा होने के कारण यहाँ जो अमेजन की जो सॉइल है इसमें पाए जाने वाला जो फास्फोरस मटेरियल, जो फास्फोरस एलिमेंट है, उसकी कमी होती चली जाती है। फास्फोरस कम होता जाता है तो, और फास्फोरस किसी भी पौधे के वृद्धि विकास के लिए अत्यंत आवश्यक एलिमेंट होता है। तो ये जो फास्फोरस की कमी है, इसके लिए ये क्या होता है कि ये प्रकृति का बहुत ही ज़बरदस्त फिनोमेना है। इस फास्फोरस की पूर्ति जो अमेरिका महाद्वीप है इससे हजारों किलोमीटर दूर अफ्रीका महाद्वीप से होती है। अफ्रीका महाद्वीप में एक देश है चाड। चाड देश में एक डिप्रेशन पाया जाता है जिसका नाम है बोडेले डिप्रेशन। बोडेले डिप्रेशन से जो फास्फोरस है उसकी कमी पूरी की जाती है। बोडेले डिप्रेशन में क्या है, वहाँ जो चाड है वहाँ एक समय पे मेगा चाड लेक हुआ करती थी, बहुत बड़ी झील हुआ करती थी। लेकिन समय के साथ कालांतर में धीरे धीरे वह जो झील है वो सूखने लगी, लेकिन अभी भी उसके अवशेष मिलते हैं। वो जो चाड लेक है अभी भी 4 देशों की सीमाओं पे स्थित है, जिसमें नाइजीरिया हो गया, नाइजर हो गया और
चाड हो गया, कैमरून हो गया, यहाँ पे वो स्थित है। तो उसी के उत्तर पूर्व की ओर बडोले डिप्रेशन स्थित है। इसमें क्या होता है बडोले डिप्रेशन में? बडोले डिप्रेशन जो है ये 500 किलोमीटर लंबी और 150 किलोमीटर चौड़ी, इतना बड़ा ये गर्त है। अच्छा, ये जो गर्त है, इस गर्त में एक समय ये झील हुआ करती थी, इसलिए इसमें जो एल्गी होती है और जो डायटम्स होते हैं, डायटम क्या होते हैं? जो माइक्रो एल्गी होती है और एल्गी होती है उसी को डायटम बोलते हैं। तो और ये डायटम प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बनाते थे और ऑक्सीजन पैदा करते थे। जब ये झील धीरे धीरे सूखने लगी तो उसके साथ ये बैक्टीरिया जो है, हाँ, जब बैक्टीरिया की जैसे वो एल्गी है तो वो उस एल्गी की जब डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद वो नीचे की तली में बैठते चले जाते हैं। वो क्या, नीचे एक लेयर तैयार हो जाती है, किसकी? शेल्स ऑफ डेड डायटम्स की। और इन्हीं शेल्स यानी कि इन डायटम्स के जो कवच होते हैं, इन्हीं ये कवच सिलिका की बनी होती है, और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसी सिलिका में ही फास्फोरस भी पाया जाता है। तो झील सूख गई, लेकिन उस झील की जो तली है, जो उसका जो बॉटम है, उस बॉटम में ये जो सेल्स हैं वो भरे हुए हैं, भरे हुए हैं। पूरी झील जो है, सूखी हुई झील की जो बॉटम है, वो जो सेल्स होते हैं डेड डायटम्स के, वो भरे हुए हैं और उसमें फास्फोरस पाया जाता है। क्या होता है कि इसी चार्ड में तिबेस्ती माउंटेन पाया जाता है। तिबेस्ती माउंटेन है और एन्नादी माउंटेन है। तिबेस्ती और एन्नादी, ये माउंटेन है और ये मैसिफ है। मैसिफ क्या होता है कि मैसिफ है, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को मैसिफ बोलते हैं। तिबेस्ती और एन्नादी के बीच में एक विंड चैनल का निर्माण हो जाता है, नेचुरल विंड चैनल का निर्माण होता है, और यहाँ से जो व्यापारिक पवनें हैं, ट्रेड विंड हैं, वो इस जो बोडेले डिप्रेशन है, इसकी जो शेल्स हैं, जो डायटम से सेल्स हैं, वो डस्ट के साथ उड़ाना शुरू करती हैं और एक भारी डस्ट यहाँ से उड़ती है और उड़ करके वो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट के ऊपर आ जाती है। बहुत सारी डस्ट, जैसे यहाँ से जो वो नासा का एक सैटेलाइट है कैलिप्सो सैटेलाइट ने अनुमान लगाया कि वर्ष भर में 182 मिलियन टन डस्ट वहाँ से उड़ती है, अफ्रीका से, चाड से, और बहुत सारी डस्ट तो अटलांटिक ओशन में गिर जाती है, लेकिन 15% डस्ट जो अमेज़न वर्षा बन के ऊपर आकर के पड़ती है। और मतलब 15% मतलब कितना हुआ? लगभग आपका 27 मिलियन टन के आसपास। तो 27 मिलियन टन में से 22,000 टन फास्फोरस होता है, और ये फास्फोरस इन वनों के लिए जीवन के समान होता है, और वह फास्फोरस उसी मात्रा के बराबर होता है जो इन नदियों के द्वारा, बाढ़ के द्वारा जो अटलांटिक ओशन में बह जाता है। तो इस प्रकार से फास्फोरस की पूर्ति हो जाती है अफ्रीका से। तो एक चीज़ ये इम्पॉर्टेंट थी। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे, थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो रहा है, तो हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो रेन फॉरेस्ट है इसका क्लाइमेट कैसा होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये है आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री पे स्थित है। तो ये जो अमेज़न वर्षा वन है, ये है 0 डिग्री से 5 डिग्री, 0 डिग्री से 5 डिग्री, 5
डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। ये इनको जो यहाँ जलवायु पाई जाती है, एक कोपेन महोदय थे, जर्मनी के मौसम वैज्ञानिक थे कोपेन ने क्या किया, कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया और इन्होंने यहाँ की जो जलवायु है इसको विषुवतीय जलवायु बोला था, मतलब इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये क्या है, इक्वेटोरियल क्लाइमेट, विषुवतीय जलवायु या आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये क्या है, विषुवतीय जलवायु या आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है। यहाँ पे उच्च तापमान, उच्च वर्षा, उच्च आर्द्रता की दशाएं पाई जाती हैं। यानी उच्च तापमान का अर्थ है कि यहाँ पे लगभग औसत वार्षिक तापमान, एनुअल जो टेम्परेचर है, एनुअल एवरेज टेम्परेचर जो पाया जाता है 27 डिग्री सेल्सियस का एवरेज एनुअल टेम्परेचर यहाँ पर पाया जाता है। और जो ये और इसके साथ साथ इसमें जो तापांतर इसमें होता है वो 5 डिग्री से कम होता है। यानी कि दिन और रात, दिन के जो वार्षिक जो तापांतर होता है महीनों में वो 5 डिग्री से कम ही रहता है, 5 डिग्री से ऊपर नहीं जाता है। और इसके साथ ही साथ जो तो इनके एनुअल एवरेज कितना हो गया आपका 27 डिग्री और 5 डिग्री। तो इसके अतिरिक्त जो दैनिक आपका डेली का जो तापांतर है वह 12 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहता है। 12 डिग्री सेल्सियस से तापमान, वो जो टेम्परेचर है एवरेज वो तापांतर यानी टेम्परेचर रेंज जो होती है वो 12 डिग्री सेल्सियस से कम ही रहती है। दिन में क्या होता है, दिन में तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि कहीं कहीं तो जैसे सांतरेम है और अन्य प्लेस है वहाँ पे तापमान पहुँच जाता है 32, लेकिन जैसे रात हो जाती है तो तापमान गिर करके 22 हो जाता है और 21 हो जाता है। इस तरह से यहाँ है। यहाँ क्या होता है, ये लोग इतना तापमान में जीने के आदी हो गए हैं कि एक तो यहाँ पे उच्च तापमान की दशाएं बनी हुई हैं, तीव्र प्रखर प्रकाश यहाँ पे प्राप्त होता है और तीव्र प्रखर प्रकाश होने के कारण ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है। इससे आर्द्रता की स्थितियां बन जाती हैं, उच्च आर्द्रता है तो मंद गति से हवा यहाँ, मंद गति, अति मंद गति की हवा यहाँ पाई जाती है, पवनें पाई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, यहाँ के रहने वाले लोगों का जीवन कठिन हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन 9 देशों में, इस अमेजन रेन फॉरेस्ट में लगभग 3 करोड़ लोग रहते हैं। तो इन लोगों का जीवन बहुत ही दुष्कर कठिन हो जाता है और ये जो मौसम है बहुत ही असह्य हो जाते हैं और नीरसता का वातावरण छाया रहता है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही रात होती है, रात में टेम्परेचर यहाँ पे गिर करके 22-23 हो जाता है, जिससे मौसम आरामदायक हो जाता है। तो इसीलिए विषुवत रेखीय जो जलवायु है यहाँ की रातों को शीत ऋतु बोला जाता है। यानी कि विषुवत ऋतु रातों को शीत ऋतु बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे ठंड तो होती नहीं है, ठंड रहित जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अब हम बात करते हैं वर्षा की। हमने अभी बात किसकी की, टेम्परेचर की बात की। अब हम बात करते हैं रेनफॉल की। रेनफॉल, यहाँ पे वर्ष भर वर्षा होती है, वर्ष भर वर्षा होती है और 250 सेंटीमीटर से 300 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पे पाई जाती है। कुछ महीने वर्षा
अधिक पाई जाती है, जैसे दिसंबर से लेकर के मई तक यहाँ पे ज़्यादा वर्षा होती है और अन्य महीनों में कम वर्षा पाई जाती है। यहाँ पे जो वर्षा का स्वरूप होता है वह संवहनी वर्षा का स्वरूप होता है। यहाँ कन्वेंशनल रेनफॉल से वर्षा होती है। एक्चुअली में होता क्या है कि कन्वेंशनल रेनफॉल क्या है कि वहाँ की दशाओं के कारण, यहाँ कहीं बाहर से नहीं, लेकिन वहाँ की दशाओं के कारण जो हवाएं ऊपर उठती हैं, ऊर्ध्वाधर हवाएं ऊपर उठती हैं, उनके कारण वर्षा होना, हम इसके बारे में समझाते हैं। इसमें क्या होता है, जब इतना विशाल वन है तो ये विशाल वन की जो पत्तियां होती हैं ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन की क्रिया करती हैं, यानी कि इन पत्तियों में जो स्टोमेटा पाए जाते हैं वो पत्तियां ट्रांसपिरेशन यानी कि जल निकालती हैं, जल छोड़ती हैं और वो इवेपोरेट होकर के ऊपर उठता है। इसके अतिरिक्त जो दोनों तरफ के सागर हैं, वो महासागर हैं, वो भी मदद करते हैं वो ह्यूमिडिटी बढ़ाने में, यानी कि नमी देने में। और ह्यूमिडिटी का वातावरण तो अत्यधिक तापमान के कारण तो रहता ही है। तो इन सारी चीज़ों के कारण जैसे ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन हुआ, सूरज निकलता है, सूरज निकलने के समय आसमान साफ रहता है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता जाता है वैसे ही तापमान बढ़ता जाता है और ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यहाँ पे हवाएं ऊर्ध्वाधर रूप में ऊपर उठने लगती हैं। दोपहर के बाद जो है काले बादल दिखना शुरू हो जाते हैं, कपासी वर्षा बादल दिखना शुरू हो जाते हैं। होता क्या है, जब ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू इनका जो टेम्परेचर है, आर्द्रता युक्त हवाएं होती हैं, नमी युक्त हवाएं होती हैं, इनका टेम्परेचर गिरता जाता है और संघनन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बादल बनना प्रारंभ हो जाते हैं। ये कपासी वर्षा बादल बन जाते हैं और दोपहर के बाद पूरा आकाश बादलों से भर जाता है और वर्षा थोड़ी देर में प्रारंभ हो जाती है। वर्षा होती है, उसके बाद जो शाम तक वर्षा हो जाती है और उसके बाद मौसम थोड़ा सा कहीं ना कहीं ठंडा भी हो जाता है, मौसम ठंडा हो जाता है और जब रात आती है तो रात को तो शीत ऋतु बोला ही जाता है। ये लोग इतने अधिक तापमान में और आर्द्रता युक्त मौसम में रहने के इतने आदी और अभ्यस्त हो चुके हैं कि इनको मौसम का थोड़ा सा भी, मौसम के टेम्परेचर में थोड़ी सी भी गिरावट होती है, इनको तुरंत अनुमान लग जाता है कि मौसम ठंडा हो रहा है, क्योंकि ये गर्मी में ही रहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, अगर 20 डिग्री सेल्सियस से तापमान नीचे गिर गया तो इन लोगों को लकड़ी जलानी पड़ जाती है, इतनी ठंडक पड़ती है यहाँ पे ये। और यहाँ पे अगर आर्द्रता की बात करें यानी ह्यूमिडिटी की बात करें, ह्यूमिडिटी की, तो यहाँ पे 88% जो आर्द्रता है वो बनी रहती है और ड्राई मौसम में भी 77% आर्द्रता या ह्यूमिडिटी बनी रहती है। ठीक, अब यहाँ कुछ पाए जाने वाले 5 मिनट में इसको समाप्त करता हूं कि यहाँ पे कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं। ये जो अमेजन वर्षा वन है, इसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको हम देखते हैं, इनमें कौन कौन से ट्री पाए जाते हैं। तो इसमें ट्री पाया जाता है आपका महोगनी का, रोजवुड का, एबोनी का, महोगनी का, रोजवुड का, एबोनी का, रबड़ का, ठीक, रबड़ का, वॉकिंग पॉम ट्री, वॉकिंग पाम ट्री का, बालसा का, सिनकोना, चिकिल और कार्नोबा और ब्राज़ील नट। इसके यहाँ पे वृक्ष पाए जाते हैं।
इन वृक्षों से ये चौड़ी पत्ती वाले आमतौर पर वृक्ष हैं, और इन वृक्षों से, इन पेड़ों से अमेजन रेन फॉरेस्ट जो है भरा हुआ रहता है। महोगनी बहुत ही शानदार और मजबूत लकड़ी है, ये इमारती लकड़ी है। इससे आम तौर पे इससे जो है वॉल पैनलिंग की जाती है, ये पैनल बनाए जाते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी दीवारों को ढकने के लिए लकड़ियों के पैनल बनाते हैं, तो इससे पैनलिंग की जाती है, फर्नीचर बनते हैं, बोट बनती है, और क्या बनते हैं महोगनी से? महोगनी से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं। ऐसे ही रोजवुड है, रोजवुड भी फर्नीचर, रोजवुड से फर्नीचर बनाए जाते हैं, और ये भी इमारती लकड़ी है। एबोनी है, एबोनी से पियानो होता है ना, पियानो की कीज़ बनती हैं, इससे पियानो के कीज़ बनते हैं, और म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी बनते हैं। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, रबड़ आप सब जानते हैं, रबड़ से टायर बनाए जाते हैं, और वर्ल्ड इकॉनमी में इस रबड़ का कितना भारी योगदान है, इससे सब परिचित हैं। वॉकिंग पाम ट्री की बात करें तो वॉकिंग पाम ट्री क्या है, ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। ब्राज़ील के जो वर्षा वन हैं, जो रेन फॉरेस्ट हैं, इसमें ये जो वॉकिंग पाम ट्री है ये चलता है। ये दुनिया का ऐसा वृक्ष है, ये पेड़ चलता है, लेकिन वर्ष भर में 20 मीटर ही चलता है, वर्ष भर में 20 मीटर चलता है। क्या होता है, इसकी जो जड़ें होती हैं इस प्रकार से होती हैं, और जिस ओर इसे बढ़ता है, ये सूरज की रोशनी की खोज में अपनी गति को आयाम देता है और बढ़ता है, पीछे की जड़ों को छोड़ता जाता है, आगे की जड़ों को जमीन में गड़ाता जाता है, और इस प्रकार से यह गतिमान होता है और साल भर में 20 मीटर की दूरी तय करता है। इसे कहते हैं वॉकिंग पाम ट्री। ऐसे ही बालसा ट्री है। बालसा संसार की सबसे हल्की लकड़ी है, सबसे हल्की लकड़ी है, और यह जो आपका पेरू है, पेरू 90%, पेरू और ये इक्वाडोर, यहाँ से 90% व्यापार इसका बालसा का होता है। बालसा बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान भी है, क्योंकि ये संसार की सबसे हल्की लकड़ी है, तो इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, जैसे कि एयरक्राफ्ट मॉडलिंग में, एयरक्राफ्ट के लिए, और इससे सर्फिंग बोट बनाए जाते हैं, सर्फिंग बोट वगैरह बनाए जाते हैं, और जो अन्य उस तरह के फर्नीचर्स वगैरह होते हैं इसमें भी इसका योगदान है। अब बात करते हैं सिनकोना की। सिनकोना की जो बार्क होती है, इसकी जो छाल होती है, इससे कुनैन नामक एल्कलॉइड निकलता है। कुनैन एल्कलॉइड से उपचार किया जाता है मलेरिया का। तो सिनकोना की छाल से जो इसमें कुनैन होता है, उससे मलेरिया का इलाज किया जाता है, और इसके अतिरिक्त इसमें और भी सारे एल्कलॉइड पाए जाते हैं, जिससे कैंसर का इलाज होता है। कैंसर का इलाज होता है इनके एल्कलॉइड से, सिनकोना के। हीमोरॉइड्स का इलाज होता है। हीमोरॉइड्स क्या होता है, मतलब बवासीर का भी इलाज जो है सिनकोना के जो एल्कलॉइड्स निकलते हैं उससे होता है। और मसल क्रैम्प जो आ जाते हैं उसका भी इलाज इससे किया जाता है। अब चिकिल की बात करते हैं। चिकिल क्या होता है कि चिकिल वृक्ष जो होता है, इसके वृक्ष से चिपचिपा पदार्थ निकलता है और उससे च्युइंगम बनाया जाता है। च्युइंगम इससे बनाया जाता है, च्युइंगम, तो इससे च्युइंगम बनाया जाता है चिकिल से। ऐसे कार्नोबा है। कार्नोबा से वैक्स प्राप्त होता है, सफ़ेद प्रकार का जो वैक्स निकाला जाता है। इस वैक्स का उपयोग जूता चमकाने में किया जाता है, और बहुत सारी पॉलिश में इसका प्रयोग कार्नोबा का किया जाता है। ब्राज़ील नट की बात करें, बहुत ही बेहतरीन ये वृक्ष माना जाता है, और इसकी ऊंचाई बहुत अधिक होती है। इसकी जो हाइट है वो 160 फीट होती ही है, मतलब 160 फीट इसकी ऊंचाई पाई जाती है ब्राज़ील नट की। जैसे महोगनी हुआ, 200 फीट तक इसकी ऊंचाई है। ऐसे ही 70 से ले करके आपका 130 फीट तक इन सब की ऊंचाई है। बालसा इतने तक। सिनकोना, चिकिल, इसकी जो है 60 फीट, ठीक। ऐसे ही
मतलब 90 फीट इसकी। ब्राज़ील नट की 160 फीट इसकी ऊंचाई पाई जाती है। और ये ब्राज़ील नट जो सबसे कुछ अच्छे ऊंचे वृक्ष होते हैं उसमें इसकी गणना की जाती है। ब्राज़ील नट में का जो फल होता है वह तकरीबन 2 किलो का होता है और इस फल के अंदर अनगिनत जो नट होते हैं वो पाए जाते हैं। इसके नट इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि जो ब्राज़ील नट का सेवन करे उसका जो ब्रेन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हार्ट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हार्ट में वो एलडीएल जो कोलेस्ट्रॉल होता है, एलडीएल बुरा कोलेस्ट्रॉल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ाता है। हार्ट हुआ बोन्स के लिए बहुत है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम और फास्फोरस पाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि सेलेनियम का पाया जाना, सेलेनियम इसमें पाया जाता है। सेलेनियम क्या करता है, एक तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, और इम्यूनिटी को बढ़ाता है। ये सेलेनियम भी पाया जाता है ब्राज़ील नट में। तो इसके असंख्य फायदे हैं। तो रोज अगर 3 ब्राज़ील नट आप खाते हैं तो आपकी जीवन प्रत्याशा, आपके निरोग रहने की जो बातें हैं, जो जिसमें आप निरोग रह सकते हैं, उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया ब्राज़ील नट। लेकिन पूरे अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे ऊंचा वृक्ष, जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है उसके सबसे जो ऊंचा वृक्ष है उसका नाम है एंजेलिम वर्मेलो। ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट का सबसे ऊंचा वृक्ष है। इसकी जो हाइट है ये पाई जाती है 290 फीट। 290 फीट ऊंचा होता है। और इसकी जैसे कि ब्राज़ील नट है 160 और 2 मीटर इसका व्यास होता है, इसका जो व्यास है ये 3 मीटर होता है। 290 फीट ऊंचे और 3 मीटर ये चौड़े होते हैं। तो एंजेलिम, अच्छा इसको जो है ना, इसको भी जल्दी खोजा गया एंजेलिम। अब जाहिर सी बात है कि वो जो कैनोपी है उसके ऊपर ओवर स्टोरी में ही ये मिलेगा। तो ओवर स्टोरी को इसको सैटेलाइट से देखा गया, नासा ने इसको सैटेलाइट से देखा था और इसकी खोज की गई थी। 290 फीट ऊंचा है। इसी तरह अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे वृक्ष की बात करें तो संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष है सिकोया सेम्परविरेंस। सिकोया सेम्परविरेंस संसार का सबसे ऊंचा वृक्ष है, जो कैलिफोर्निया का रेडवुड नेशनल पार्क है वहीं ये पाया जाता है। और रेडवुड नेशनल पार्क के उसमें कटान भी बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन ये सिकोया, इसकी लंबाई जो है बहुत अधिक है। लगभग इसकी लंबाई 380.8 फीट है। और इसकी जो चौड़ाई है यानी इसका जो व्यास है वो 29 फीट है। और इसके अंदर से इसका जो तना होता है, इसके अंदर से टनल, जैसे मान लो आप रोड बनाई जा रही है और रोड के सामने कोई सिकोया का ट्री आ गया तो उसके अंदर टनल बना करके, उस पेड़ को नहीं काटते हैं, उसके अंदर से टनल बना देते हैं और एक हाईवे बन जाता है, रास्ता बन जाता है। तो ये 29 फीट इसकी जो चौड़ाई होती है। ये सबसे लंबा वृक्ष हो गया। अब यहाँ के थोड़ा सा जो यहाँ के एनिमल होते हैं, एनिमल्स की भी बात कर लें। यहाँ पे जगुआर पाए जाते हैं, काउगर पाए जाते हैं। इसी काउगर को भी प्यूमा भी बोलते हैं या माउंटेन लायन। तो जगुआर हो गया, काउगर हो गया, आर्माडीलो पाया जाता है, स्लॉथ पाया जाता है, और पॉइजन डार्ट फ्रॉग पाया जाता है। और
वम्पायर बैट, वम्पायर बैट पाया जाता है। और जो यूनिक टाइप के बंदर होते हैं जैसे कि स्पाइडर, स्पाइडर मंकी, आउल मंकी, स्पाइडर मंकी हो गया, आउल मंकी हो गया, और हाउलर मंकी हो गया, हाउलर मंकी, और स्क्विरल मंकी, स्क्विरल, स्क्विरल मंकी, ये पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो बर्ड की प्रजाति होती है मकाऊ, मकाऊ तोता, मकाऊ पाया जाता है। मकाऊ के अतिरिक्त तो दो और वो हैं, शायद मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था आपको अपर स्टोरी उसमें बताया भी था कि इसमें जो है दो प्रकार के, मतलब ये टूकन जिसको बोलते हैं, लॉन्ग बिल्ड टूकन और लॉन्ग बिल्ड टूकन और रैग्ड क्रेस्टेड हॉटजिन, ये पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इतने प्रकार के जीव यहाँ पे मिलते हैं। जैसे जगुआर क्या होता है, बहुत मस्कुलर होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, और इसके जो जबड़े होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं, या वृक्षों पे भी चढ़ जाता है, और यह जो है मतलब फॉरेस्ट फ्लोर पे भी रहता है और अंडर स्टोरी पे भी चढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये जगुआर कॉन्फिडेंट स्विमर होते हैं। ये सोचते हैं कि हम जन्मजात तैराक बन के आए हैं और किसी भी नदी में उतर जाते हैं, कॉन्फिडेंट स्विमिंग करते हैं ये। तो यहाँ पे जो खाद्य श्रृंखला है उसके टॉप पे बैठा है जगुआर, ये खाद्य श्रृंखला में टॉप पे बैठा है। इसी तरह से कोगर या प्यूमा पाए जाते हैं, या माउंटेन लायन होते हैं। जैसे इसका जो वेट है, इसका वेट 160 केजी तक है, 6 फीट 1 इंच लंबा, और 60 केजी इसका वेट पाया जाता है जगुआर का। लेकिन कूगर का वेट कम होता है, 72 केजी के आसपास से इसका वेट होता है, लेकिन लंबाई इसकी 8 फीट तक पाई जाती है। तो ये क्या होता है, जैसे मैंने बताया, ये भाई मजबूत होता है, मस्कुलर होता है। लेकिन कूगर क्या होता है, ये पतला दुबला, मतलब छरहरा और फुर्तीला होता है, स्लेंडर एंड एजाइल। ये फुर्तीला होता है और छरहरा होता है। आर्मेडिलो कवचधारी होता है, ये माउंटेन्स पे आमतौर पे, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है उसके माउंटेन्स पे ये आर्मेडिलो क्या होता है, आर्मेडिलो एक कवच वाला जीव है ये, और ये जो अंडर स्टोरी उस पर पाया जाता है। स्लॉथ क्या है, स्लॉथ जो है, जो कैनोपी होती है उस पर स्लॉथ पाया जाता है। एक छोटा सा जीव है, लेकिन ये भालू से मिलता जुलता जीव है, बहुत छोटा होता है, और दुनिया का मतलब बहुत ही धीमा ये चलता है। इसके एक्सप्रेशन आप कभी देखिए जाके, तो बहुत धीमा, इसके हाथ पैर चढ़ना बहुत ही धीमा, इसीलिए इसको स्लो से बना होगा। ये स्लॉथ इसको बोलते हैं। पॉइजन डर्ट फ्रॉग, पॉइजन डर्ट फ्रॉग की जो सतह, जो उसकी जो स्किन होती है उस पर जहरीली होती है, उस जहर सिक्रेट, उससे क्या होता है कि जो वहाँ के आदिवासी हैं उसके जो स्किन से एरो बनाते हैं, जो नुकीला भाग है उससे, उस पे इसकी पॉइजन को लगाते हैं और शिकार करते हैं। तो इसीलिए इसको पॉइजन डर्ट फ्रॉग ही बोला। वैम्पायर बैट क्या है, खून चूसते हैं, और लगभग ये रोज इनको 20 ग्राम खून चाहिए ही चाहिए अपने शिकार का, तो ये जिंदा रहते हैं। 20 ग्राम खून चाहिए इनको। वैम्पायर बैट है, बहुत खतरनाक होते हैं। स्पाइडर मंकी बताया कि ये उछलना कूदना इनको बहुत पसंद है। और शायद ये मैं बता चुका हूँ उस समय, तो इनको आवाज़ करना, स्क्विरल मंकी विनम्रता। मकाऊ का बहुत व्यापार भी होता है, भेजा जा रहा है बाहर। और मकाऊ रंग बिरंगे तोते होते हैं, 3 फीट इनकी लंबाई होती है, और ये दोनों पक्षी भी यूनिक पक्षी हैं जो कि यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा हमने आगे बताया था, अमेज़न बेसिन के समय भी हमने बताया था। तो अगर पूरा देखें तो अमेज़न बेसिन में भी जो पाए जाते हैं उसको एक उसमें देख सकते हैं। अमेज़न नदी में जो पाए जाते हैं, क्योंकि वो भी रेन फॉरेस्ट के ही अंदर है, इसलिए इन जीवों को भी जानना आवश्यक है। तो जैसे बोटो हुआ,
टुकुक्सी है, और अमेजोनियन मनाती है, जायंट ओटर है, एनाकोंडा है, कैमन है, कैमन हो गया, और इलेक्ट्रिक ईल है, और पिराना है। ये सब अमेजन रिवर बेसिन में पाए जाते हैं, और इनके बारे में अगर देखना हो तो अन्यत्र किसी उसमें भी आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के जो जानवर हैं वो, और जो अमेजन रिवर बेसिन के जानवर हैं वो, इसके बारे में आपने जाना, इसके बारे में आपने जाना। अब देखिए, जब ये इतना ज़्यादा, जो ये अमेजन रिवर बेसिन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेजन रेन फॉरेस्ट की। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट जो होता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट का क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन की क्रिया इस पर लगातार हावी है। क्यों? क्योंकि लोगों को विकास चाहिए, लोगों को आवास चाहिए। इस कारण से यहाँ पर लगातार इसका डिफॉरेस्टेशन की प्रक्रिया चल रही है। तो अमेजन रेन फॉरेस्ट इस समय कटान की वजह से 20% कम हो चुका है। 20% इसका क्षेत्रफल घट चुका है, और 6% क्षेत्रफल जो अमेजन रेन फॉरेस्ट का है वो खतरे में है। तो ये जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ये जो निर्वनीकरण हो रहा है, इसका जो मुख्य रीजन बताया जाता है डिफॉरेस्टेशन का, वो है कैटिल रैंचिंग, कैटिल रैंचिंग या पशुपालन। इसमें क्या होता है कि ये लोग पेड़ों को काट करके वहाँ जो वो कैटिल्स के मवेशियों के झुंड हैं उसका पालन करते हैं। ये चारों तरफ से हो रहा है। विशेषकर यहाँ मैटो ग्रोसो का जो पठार है, यहाँ पे जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है, यहाँ बहुत भारी मात्रा में कैटिल रैंचिंग के कारण बहुत नुकसान हुआ है इस वन का। तो कैटिल रैंचिंग पालने के कारण, और दूसरा है सोया एंड शुगर केन। सोया और शुगर केन की खेती के कारण, ये क्या है, सोया और शुगर केन की खेती के कारण वनों का अंधाधुंध कटान किया जा रहा है, और वहाँ पर खेत बनाए जा रहे हैं, और वहाँ पे सोया की खेती की जा रही है, और गन्ने की कृषि की जा रही है। तो ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है इससे। जो तीसरा है, वाणिज्यिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लॉगिंग, वाणिज्यिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वन का कटाव। क्योंकि आपने देखा महोगनी और अन्य जैसी इमारती महत्वपूर्ण लकड़ियां को से वाणिज्यिक उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो कॉमर्शियल पर्पसेस के कारण ये जो है इनकी कटान हो रही है कॉमर्शियल उद्देश्यों के लिए। चौथा आप देख सकते हैं कि अभी ये मैप थोड़ा मिट गया है, अदरवाइज मैं आपको बताता कि ये जो अटलांटिक ओशन पे यहाँ जो है अटलांटिक ओशन के जो तट है, इससे लेकर के कोलंबिया को यहाँ पे एक ट्रांस अमेजोनियन हाईवे का निर्माण किया जा रहा है। ट्रांस अमेजोनियन हाईवे के कारण ये वनों का भारी नुकसान हुआ है। इसमें क्या है, ये 4200 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है। 1972 में ये हाईवे प्रारंभ हुआ, लेकिन ये आज तक बन नहीं पाया है, क्योंकि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं या यहाँ की जो पारिस्थितिकी है उस पे पार पाना मुश्किल नहीं है, उस पे पार पाना मुश्किल है। तो यहाँ पे जगह जगह तो बनी हुई है, लेकिन पूरा एक तरीके से नहीं बनी हुई है। तो कॉमर्शियल, तो ये जो है जो हाईवे है आपका ट्रांस अमेजन हाईवे। पांचवा आप कह सकते हैं जो ऑयल एक्सप्लोरेशन हो रहा है, ऑयल
ऑयल एक्सप्लोरेशन सब कुछ शामिल होता है, ऑयल को ढूंढना, तलाशना और उसकी जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना, ये सब ऑयल एक्सप्लोरेशन। तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के कारण क्या हो रहा है कि 10% जो अमेजन रेन फॉरेस्ट है उसको नुकसान पहुंचने की आशंका है। इसके अतिरिक्त जो माइनिंग है, माइनिंग खनन, जो खनन के कार्य होते हैं, जो मिनरल्स निकाले जाते हैं, चाहे वो सोना हो, तांबा हो, मैंगनीज हो, इन सब का मिनरल्स जो है ये सब जो है यहाँ से निकाले जाते हैं, जिसके कारण 17% जो इसका जो क्षेत्रफल है उस पे खतरा मंडरा रहा है। तो इस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन इन सब के कारण ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुख्य रूप से कैटिल रेंचिंग, सोयाबीन, ये जो कृषि, इसके कारण ज़्यादा हो रहा है। तो अभी जो लूला डी सिल्वा वाली जो सरकार चल रही है ब्राज़ील में, उसने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। तो उसमें क्या हो रहा है कि कुछ रुकना शुरू हुआ है, लेकिन फिर भी इस पे अंधाधुंध प्रक्रिया, ये सब चीज़ें जारी होंगी। अब इस कारण ये थे इसके कटने के काज। अब इफेक्ट देखते हैं, इसके क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं। इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है इसका, वो क्या हो सकता है? क्लाइमेट चेंज। जैसा कि मैंने बताया कि 20% जो ऑक्सीजन है, यानी कि हम जो सांस ले रहे हैं, हर 5वीं सांस हम अमेजन रेन फॉरेस्ट से निकली हुई ऑक्सीजन से ले रहे हैं, क्योंकि 20% यहीं से निकल रहा है। तो क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन की जब इसके कटान होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। कार्बन सिंक मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में उपस्थित है, वो कार्बन डाइऑक्साइड ये अपना भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब वृक्ष ही नहीं रहेंगे, ये ट्री ही नहीं रहेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी, तो वो जो है ग्लोबल वार्मिंग पैदा करेगी और उसके द्वारा फिर क्लाइमेट चेंज होगा। क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। तो इसका हार्मफुल दूसरा क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी को बहुत भयानक नुकसान ये जो डिफॉरेस्टेशन या निर्वनीकरण हो रहा है उससे हो रहा है, क्योंकि इसमें रहने वाले जो जीव हैं उनका जो नेचुरल हैबिटेट इसका नुकसान पहुंच रहा है। और इसके कारण ये जो यहाँ जीव पाए जाते हैं वो इंस्टिंक्ट या विलुप्त होने के कगार पर आ गए हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं वो। तो ये जो क्लाइमेट चेंज हो गया, जो ये बायोडाइवर्सिटी है, इसके अतिरिक्त जो सॉइल इरोजन, इसके कारण जो वनीकरण हो रहा है, सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन, तो वृक्ष ही नहीं रहेंगे। आप जानते हैं कि वृक्ष की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांध करके रखती हैं, जिससे उनका प्रवाह, वो मिट्टी बह नहीं पाती है। लेकिन जब वृक्ष नहीं रहेंगे तो मृदा का भयानक अपरदन होगा और जो उपजाऊ मिट्टी है वो बह जाएगी। तो इससे सॉइल इरोजन जो है बढ़ रहा है। और हार्मफुल इफेक्ट क्या हो रहा है? बाढ़ की जो फ्लड आते थे और सूखा, ये बढ़ रहा है। फ्लड एंड ड्राउट, बाढ़ और सूखा, इसकी बारंबारता जो है बढ़ रही है। इससे जैसा कि आप जानते हैं जी कि जैसा मैंने बताया कि इन सारी चीज़ों का जो हार्मफुल इफेक्ट है वो आएगा क्लाइमेट चेंज पे। क्लाइमेट चेंज होगा, हो ही रहा है, हो ही चुका है। 1.5 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान जो जितना था पूर्व, जो औद्योगिकरण के पूर्व जो तापमान था, उससे 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ चुका है, जिसके बहुत सारे दुष्परिणाम सामने आए हैं। क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या होगा कि सूखा पड़ना शुरू हो जाता है कहीं पे। अब जैसे यहाँ पे अभी
2022-23 में अमेज़न रिवर बेसिन में भयानक सूखा पड़ा। तो वो सूखे की बारंबारता हो रही है। जहाँ पानी कम बरसता था वहाँ पे बाढ़ की स्थिति बन रही है क्लाइमेट चेंज के कारण। तो ये जो इसके दुष्परिणाम हैं, जैसे जो फ्लड और सूखा, इसके रूप में हमको देखने को मिल रहा है। तो जैसा कि हमने, हालांकि इसमें बहुत कुछ चीज़ें छूटी भी, लेकिन आपने कहीं ना कहीं ये चीज़ समझी कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्या है, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त करी। और आप लोगों ने कुछ चीज़ें ऐसी भी थीं जिनको मैं बताना चाह रहा था, लेकिन उनका विस्तार बहुत लंबा हो जाता, बहुत लंबा विस्तृत हो जाता, इसलिए उनको मैंने बीच में ड्रॉप भी कर दिया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहयोग दिया। धन्यवाद।